हेलो, मैं इंजीनियर डीपी यादव अमित परिवार यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। हम लोग पिछले वीडियो में देखे कि लौह हानियाँ ताम्र हानियाँ कैसे ज्ञात करेंगे ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा हम लोग कॉपर हानि ज्ञात करेंगे, ओपन सर्किट टेस्ट द्वारा लौह हानि ज्ञात करेंगे। अब हम लोग उससे आगे चलते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट टेस्ट एक और है, संपनर परीक्षण। तो हम लोग संपनर परीक्षण बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर ट्रांसफार्मर में ये संपनर परीक्षण माने किया जाता है और अमूमन परीक्षा में इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो संपनर परीक्षण ऐसा टेस्ट है जिसके द्वारा हम लोग इसी टेस्ट के द्वारा ये इसका सर्किट डायग्राम संपनर परीक्षण का बना हुआ आपके सामने। इसके द्वारा हम लोग क्या क्या ज्ञात करेंगे, तो इसके द्वारा हम लोग लौह हानि भी ज्ञात कर लेंगे, ताम्र हानि भी ज्ञात कर लेंगे और दक्षता भी ज्ञात कर लेंगे। जब लौह हानि और ताम्र हानि हमें ज्ञात हो जाएगी तो ट्रांसफार्मर की दक्षता भी ज्ञात हो जाएगी और लोड पर ट्रांसफार्मर के ताप में होने वाली वृद्धि की भी गणना इस संपनर परीक्षण से हम लोग कर लेते हैं। यानी ये 3-4 टेस्ट एक ही टेस्ट है और 3-4 प्रकार के जो है वो आपका टेस्टिंग एक कराता है। जैसे ये आपका लौह हानि जिसे स्थिर हानियाँ कहते हैं वो भी ज्ञात करेगा। ये जो है कॉपर लॉस जिसे वेरिएबल हानि कहते हैं वो भी ज्ञात करेगा। और जब ये दोनों ज्ञात हो जाएगा तो हम लोग ट्रांसफार्मर की दक्षता भी तीसरा ज्ञात कर लेंगे और चौथा भार की स्थिति में, लोड की स्थिति में ट्रांसफार्मर के ताप में कितना वृद्धि हो रही है ये भी हम इस संपनर परीक्षण के द्वारा ज्ञात करते हैं। तो संपनर परीक्षण में 2 समरूप ट्रांसफार्मर लिए गए हैं। एक ये ट्रांसफार्मर में है और दूसरा का ये आपका परिणामित्र या ट्रांसफार्मर है। दोनों ट्रांसफार्मर सेम वाइंडिंग यानी सेम टर्नों के होने चाहिए, एक जैसे एकदम होने चाहिए, उसमें कोई भिन्नता नहीं होनी चाहिए। अब देखें दोनों की ये प्राइमरी है, ये जो है आपके जुड़ी हुई है ऐसे। यहाँ से आप जो है सप्लाई देंगे, यहाँ से आप एसी सप्लाई देंगे। एसी सप्लाई आप यहाँ से इनपुट करेंगे। ये एसी सप्लाई यहाँ से हम लोग इनपुट करेंगे। ये वोल्ट मीटर है। आपको मालूम है कि वोल्ट मीटर परिपथ में समांतर क्रम में लगता है, तो ये समांतर क्रम में लगा हुआ है। एम्पियर मीटर श्रेणी क्रम में लगता है, श्रेणी क्रम में लगा हुआ है। ये वाट मीटर है, W1 लिखा है, वाट मीटर है, जिसकी सीसी कॉइल करंट कॉइल ऐसे जुड़ी हुई है एक तरह सीरीज में, और ये जो है पीसी कॉइल ऐसे जुड़ गई। अब ये सप्लाई आगे जो है इस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में और इस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में जा रही है। और सेकेंडरी आप देख रहे हैं कि सेकेंडरी दोनों ट्रांसफार्मर की हम लोग जो है एक तरह से सीरीज में जुड़े हुए हैं। ये तो यहाँ पर तो आप देख रहे हैं कि समांतर में जुड़े हुए हैं। जब बेटा न्यूट्रल माने दोनों का देखिए ना कि प्राथमिक सिरा दोनों का एक साथ जुड़ा हुआ, दोनों का दूसरा सिरा एक साथ जुड़ा हुआ, तो आपको बताया गया प्रतिरोध में भी या हर चीज़ में जब सबका धन सिरा या पहला सिरा एक साथ और दूसरा सिरा एक साथ जोड़ दिए जाएं तो उसी को समांतर क्रम कहते हैं। और जब किसी का पहला सिरा दूसरे के दूसरे सिरे से जोड़ दिया जाए और दूसरे का दूसरा सिरा तीसरे के पहले सिरे से जोड़ दिया जाए, जैसे हम लोग झालर जोड़ते हैं या टॉर्च में सेल लगाते हैं, तो आप देखते होंगे एक का पेंदी और दूसरे का जो है हेड लगता है। तो जो पेंदी होती है सेल की वो नेगेटिव होती है और जो हेड होता है वो पॉजिटिव होता है। तो जब इस टाइप का टॉर्च में जो हम लोग कनेक्शन करते हैं वो श्रेणी क्रम कहलाता है। तो यानी प्रतिरोध का जब एक का जो है दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ जाए, तो ऐसे ही देखिए श्रेणी क्रम में जुड़ा है। इस ट्रांसफार्मर की द्वितीयक सिरा जो है कुंडली का द्वितीयक सिरा इसके जो है प्राथमिक से न, इसके भी प्राथमिक से न जुड़कर इसके जो है सेकेंडरी से जुड़े हैं। अब सेकेंडरी से धारा होते हुए तब ऐसे प्राथमिक में आ रही है।
अब ये एक तरह से आपका यहाँ से धारा, जैसे इसका सेकेंडरी और इसका प्राथमिक हम लोग नहीं जोड़े हैं, ऐसे हम लोग जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक तरह से ये पैरेलल कनेक्शन टाइप में हो रहा है। तो हम लोग देखते हैं इसको। तो बेटा द्वितीयक कुंडली को हम लोग श्रेणी में ऐसे जोड़ दिए। अब ऐसे जोड़ने से क्या होगा कि इसकी देखिए ना, अगर सप्लाई आप देखें तो ऐसे, अगर यहाँ से आप सप्लाई देंगे तो ये ऐसे होकर और फिर इसमें से उधर की ओर नहीं जाएगी। कहने मतलब कि इसमें धारा अगर आप देखें तो इस डायरेक्शन में बहेगी, तो इसमें धारा ये इधर से होकर और इधर की ओर आ रही है। तो इस तरह से दोनों की पोलैरिटी जो है चेंज हो जाती है। तो जब हम लोग ये वोल्ट मीटर V2 समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है और जब इसकी रीडिंग 0 आ जाएगी, क्या होगा, जब इसकी रीडिंग 0 बतावे, क्योंकि पोलैरिटी हम लोगों ने श्रेणी संयोजन किया है इस ट्रांसफार्मर, दोनों सेम ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी हमारी कुंडलन है, उन सेकेंडरी दोनों कुंडलों के, ये पहला ट्रांसफार्मर मान लीजिए, ये दूसरा ट्रांसफार्मर, दोनों की सेकेंडरी वाइंडिंग को हम लोग ऐसा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं कि दोनों की पोलैरिटी एक दूसरे के विपरीत हो जाए। और जब एक दूसरे के विपरीत होगी तो हम लोग ऐसा देखते हैं कि जब V2 या वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 0 हो जाएगा तो उस समय इस कुंडली में धारा का बहना 0 हो जाएगा। जब वोल्टेज 0 तो धारा 0, क्योंकि हम लोग जानते हैं एक तरह से वैसे भी पढ़े V समानुपात I होता है। तो जब वोल्टेज रहेगा ही नहीं तो इसमें धारा बहेगी नहीं, और उसको ये हम लोग करने के लिए ही पोलैरिटी जो है इसकी विपरीत किए हुए हैं। इन दोनों की पोलैरिटी एक दूसरे के विपरीत है। अतः जैसे V2 का मान 0 होगा, V2 की रीडिंग 0 बताएगा, उस समय हम लोग जान जाएंगे कि इस सेकेंडरी कुंडलन में धारा नहीं बह रही है। तो जस्ट लाइक आपका जैसे बेटा ओपन सर्किट टेस्ट था, अब ये ओपन सर्किट टेस्ट हो गया। अब इस कुंडलन से एक तरह से कोई मतलब नहीं है। अब जितनी भी धारा आपकी बहेगी इसी वाइंडिंग से होते हुए अपना परिपथ ऐसे ऐसे पूरा करती रहेगी। अतः ऐसी स्थिति में जब V2 का मान 0 हो, अथवा आप कहेंगे कि जब सेकेंडरी कुंडलन में धारा नहीं बहेगी, तब उस समय ओपन सर्किट जैसी स्थिति हो जाएगी और उस समय जो वाट मीटर की रीडिंग होगी ये बताएगा आपका सिर्फ और सिर्फ लौ हानि। ये W1 की रीडिंग ही बताएगा आयरन लॉस। ये कौन सा लॉस बताएगा? आयरन लॉस बताएगा। अब चूंकि बेटा एक ट्रांसफार्मर का आयरन लॉस कितना होगा, इसमें दो दो लगा हुआ है, तो आप कहेंगे कि आयरन लॉस अगर ये WI बता रहा है तो आपका लॉस हो जाएगा, आपका जो लॉस हो जाएगा वो हो जाएगा WI/2। क्लियर हो गया? लॉस कितना हो जाएगा? WI। आयरन लॉस आधा हो जाएगा, जैसे कुल ये दोनों का मिलकर आएगा आयरन लॉस। तो इस ट्रांसफार्मर का और इस ट्रांसफार्मर चूंकि दोनों सेम हैं, दोनों में टर्ने सेम हैं, एक जैसा है, अतः क्या हो जाएगा, आयरन लॉस में 2 से भाग दे देंगे तो एक ट्रांसफार्मर का आयरन लॉस ज्ञात हो जाएगा। तो इसलिए आप लिखेंगे आयरन लॉस बराबर WI/2। जो ये रीडिंग देगा W1 यानी वाट मीटर 1 देगा, तो चाहे आप लिखें उसी को आयरन लॉस को लिखें WI, या आप इसको जो है यदि W1 कहेंगे तो कहेंगे W1 की रीडिंग में 2 से भाग दे देंगे तो हमारा आयरन लॉस ज्ञात हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इसी तरह से, अब इधर से सप्लाई न देकर अगर हम लोग इधर से ऑटो ट्रांसफार्मर लगाकर, कौन सा ट्रांसफार्मर लगाकर? ऑटो ट्रांसफार्मर लगाकर, ऑटो ट्रांसफार्मर यदि इधर, ऑटो ट्रांसफार्मर क्यों लगाते हैं? क्योंकि हम लोग उसको एज ए रेगुलेटर यूज कर लेते हैं, उसमें टर्नों की संख्या घटाते बढ़ाते हैं, तो उस हिसाब से हमारा सप्लाई वोल्टेज का मान घटता बढ़ता है। तो इधर से ऑटो ट्रांसफार्मर लगाकर और यदि सप्लाई अब दें इधर से यदि सप्लाई दें, AC सप्लाई इधर से अब डालें, तो क्या होगा
कि अब हम लोग एसी सप्लाई इधर से देंगे, ऑटो ट्रांसफार्मर लगा कर देंगे और फिर वोल्टेज को इतना कम करते जाएंगे, धीरे धीरे इतना कम करते जाएंगे कि हम देखेंगे कि जब फुल लोड धारा सेकेंडरी में, अब जैसे यहाँ से आप सप्लाई देंगे तो अब ये सेकेंडरी का काम करने लगेगा और ये प्राइमरी का काम करने लगेगा। तो इस टाइप से हम लोग वोल्टेज को इतना नियंत्रित करेंगे ऑटो ट्रांसफार्मर से, क्योंकि आप लोग पढ़े हैं बेटा कि हम लोग जैसे ही ट्रांसफार्मर में अगर पावर P बराबर VI होता है, तो आप अगर यहाँ से 1000 वाट की पावर दे रहे हैं तो अगर वोल्टेज जो है आपका 1000 है तो I का मान 1 एम्पियर हो जाएगा। वोल्टेज आपका जो है 500 वोल्ट है तो ये जो है आपका धारा का मान 2 एम्पियर हो जाएगा। ऐसे ही वोल्टेज और कम कर देंगे, मान लीजिए कि आपने 100 कर दिया तो ये जो है धारा का मान आपका जो है सीधे 10 एम्पियर हो गया। देखिए ना, 10 में 100 का गुणा करेंगे तब 1000 होगा। तो ऐसे जैसे जैसे हम वोल्टेज देखिए कम करते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारी धारा का मान ट्रांसफार्मर में बढ़ता जाता है। तो इस तरह से आपको बताया भी गया है कि जो LT वाइंडिंग होती है, जो लो वोल्टेज वाइंडिंग होती है, उसमें धारा अधिक बहती है, अतः वह मोटे तार की बनाई जाएगी। और जो ST होती है, जो हाई वोल्टेज पर काम करती है, उसमें धारा कम बहेगी, क्योंकि वोल्टेज बहुत हाई आपने कर दिया। 10,000 वोल्ट कर देंगे। अभी देखिए इसको 10,000 वोल्ट कर दें, इसी को अगर यहाँ 10,000 वोल्ट की सप्लाई कर दें तो धारा का मान 0.1 हो जाएगा। तो इस तरह से वोल्टेज का मान जैसे ही हम लोग बढ़ाएंगे तैसे ही धारा कम हो जाती है। तो धारा कम होगी तो पतला तार होगा, तो जो ST वाइंडिंग बनेगी वो पतले तारों की बनेगी, अधिक टर्नों की बनेगी और उसका रेजिस्टेंस भी अधिक होगा। और जो LT वाइंडिंग होगी वो लो वोल्टेज पर काम करेगी। देखिए जैसे वोल्टेज आपने 500 वोल्ट किया, धारा का मान 2 एम्पियर हो गया। जैसे ही आपने वोल्टेज 100 वोल्ट कर दिया, उसी तार में अब धारा 10 एम्पियर की बहने लगेगी और तार आपका हीट होने लगेगा। इसलिए लो वोल्टेज वाली जो वाइंडिंग होगी, जिसे हम लोग LT वाइंडिंग कहते हैं, वो जो है उसमें धारा अधिक बहेगी, इसलिए वो मोटे तारों की बनाई जाएगी। और चूंकि लो वोल्टेज है इसलिए टर्नों की भी संख्या उसमें कम रखी जाती है। तो इसी तरह से अब हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर से इसी वोल्टेज को इतना कम कर देंगे कि परिपथ में इसमें सेकेंडरी में इतनी धारा बहने लगे कि जितना कि इसे फुल लोड देने पर धारा बहती है। बिना लोड के ही हम लोग इसे इतनी यहाँ से वोल्टेज को नियंत्रित करेंगे, मिनिमम करेंगे। और फिर जो है क्या होगा कि आपके दोनों ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में फुल लोड की जब तक धारा नहीं बहेगी तब तक हम वोल्टेज को नियंत्रित करते जाएंगे अथवा कम करते जाएंगे। और जैसे ही फुल लोड की धारा इस प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में बहने लगेगी, उस समय जो यहाँ पर अब वाट मीटर एक लगाएंगे, W2 लगाएंगे, वाट मीटर W2 जो लगेगा वाट मीटर, वो जो है अब आपकी जो रीडिंग देगा वो आपकी रीडिंग हो जाएगी कॉपर लॉस। क्लियर हो गया? जो वाट मीटर W2 अब रीडिंग देगा, अब वो हो जाएगा कॉपर लॉस। और फिर इसी तरह से आपका जो कॉपर लॉस हो जाएगा वो हो जाएगा, कॉपर लॉस भी अब आपका हो जाएगा Cu, जो भी आएगा वो इसका मान हो जाएगा W2/2, क्योंकि 2 ट्रांसफार्मर का यहाँ पर जो है, तो एक ट्रांसफार्मर का कॉपर लॉस हो जाएगा Cu, U फॉर हो गया आपका वो कॉपर, और लॉस को या ऐसे कह लीजिए हम लोग जो है WC कह दें तो वाट में सीधे आ जाएगा WC, C फॉर कॉपर और W फॉर वाट। तो ये अगर हमें कॉपर लॉस वाट में ज्ञात करना है तो ये जो यहाँ की जो रीडिंग है उसका आधा कर देंगे और 1 का ज्ञात हो जाएगा। इस तरह से जब हमारा जो है आयरन लॉस ज्ञात हो गया और कॉपर लॉस ज्ञात हो गया, तो हम किसी भी ट्रांसफार्मर की अब दक्षता ज्ञात कर लेंगे। दक्षता का फार्मूला आपको बताया गया।
तो इस तरह से हम लोग इस टेस्ट द्वारा जो है आयरन लॉस ज्ञात करते हैं। ये आपका कॉपर लॉस है, ये कॉपर लॉस भी ज्ञात करते हैं, कॉपर लॉस भी ज्ञात करते हैं, और फिर इफिशियंसी भी ज्ञात करते हैं, दक्षता भी ज्ञात करते हैं। इफिशियंसी बराबर आपको लिखाया गया आउटपुट बटे इनपुट। तो ऐसे करके हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, और फिर लोड पर हमारे ट्रांसफार्मर के ताप में कितना वृद्धि हो रही है ये भी इस टेस्ट द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो ये सारी बातें आपसे पूछता है, तो संपनर परीक्षण द्वारा ये सारे तो पूछता है कौन से टेस्ट द्वारा हम ट्रांसफार्मर का आयरन लॉस भी ज्ञात कर सकते हैं, कॉपर लॉस भी ज्ञात कर सकते हैं, इफिशियंसी भी ज्ञात कर सकते हैं, और लोड की स्थिति में ट्रांसफार्मर के ताप में वृद्धि भी ज्ञात कर सकते हैं। तो वो 2-3 नाम दे देगा, तो आप कहेंगे उस टेस्ट का नाम है संपनर परीक्षण। क्लियर हो गया? ट्रांसफार्मर 2 लगे हैं, दोनों समरूप एकदम एक जैसे टर्न वाले होने चाहिए। अब हम लोग दक्षता में पूर्ण दिवस दक्षता एक होती है, क्योंकि लोड हमारे ट्रांसफार्मर पर घटता बढ़ता रहता है, इसलिए दक्षता उसका ऑल ऑफ सडन ही ज्ञात की जाती है, और एक्यूरेट दक्षता आपके उस मशीन की नहीं आ पाती है। तो इस तरह से हम लोग पूरे दिन भर की दक्षता, एक दिन का मतलब 24 घंटा होता है, कहेंगे एक दिन की दक्षता, लेकिन एक दिन बेटा जो है पूरा दिन और रात मिलाकर एक दिन होता है, 24 घंटा होता है। तो वही कहेंगे पूर्ण दिवस दक्षता अथवा 24 घंटे की दक्षता हम लोग लेते हैं। तो 24 घंटे में हमें जितना भी उससे सप्लाई गई है, चाहे जिस भी फैक्ट्री कारखाना में या घरों में सबके गई हुई है, तो उस से जो है हमें ये ज्ञात हो जाता है कि पूरा 24 घंटे में ट्रांसफार्मर पर जिसको जितना लोड डालना वो लोड डाला, जिसको नहीं डालना वो नहीं डाला। तो इस तरह से पूरे 24 घंटे का जब हम लोग लेते हैं दक्षता, तो एक औसत दक्षता हम लोगों को ज्ञात हो जाती है। तो इसलिए जो है ये महत्वपूर्ण ये भी है पूर्ण दिवस दक्षता। तो पूर्ण दिवस दक्षता बराबर क्या होता है? 24 घंटे में किलोवाट घंटा निर्गत। देखिए ना, किलोवाट घंटा, एक तरह से किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो आप कहेंगे ऊर्जा का मात्रक है, kWh। इसी को आप kWh भी कहेंगे। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1000 वाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10 के घाते 6 जूल होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है, हर बार कंपटीशन में पूछा जाता है। तो इस तरह से 24 घंटे में किलोवाट घंटा निर्गत या आउटपुट कहेंगे, और बटे 24 घंटे में किलोवाट घंटा ये हो गया निविष्ट, माने इनपुट। और प्रतिशत में ज्ञात करना है, तो इसी भिन्न में आगे गुणे 100 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? गुणे 100, क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। तो अब आपका क्लियर हो गया पूर्ण दिवस दक्षता। अब हम लोग एक आते हैं स्क्वाड कनेक्शन कहते हैं अथवा टी कनेक्शन की बात करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि स्क्वाड कनेक्शन अथवा टी कनेक्शन क्यों किया जाता है। तो इसमें हम लोग इसलिए करते हैं स्क्वाड कनेक्शन अथवा टी कनेक्शन। बेटा देखिए, इधर से आप 3 फेज की सप्लाई यदि देते हैं, तो इधर से आप 2 फेज में बदल लेंगे। ये भट्टियों में सप्लाई देने के लिए, जो हम लोगों की इलेक्ट्रिक फर्नेस होती है, उनमें सप्लाई देने के लिए हम लोग 3 फेज को 2 फेज में बदल लेते हैं। अथवा इधर से बेटा आप 2 फेज दें, तो आप कह सकते हैं कि हम इधर से 3 फेज ले सकते हैं। तो इस कार्य के लिए हम लोग स्क्वाड कनेक्शन करते हैं ट्रांसफार्मर में। अब वो देखें, ये आपका एक मेन ट्रांसफार्मर लगा है, जिसकी टर्नों की संख्या आधे पर से टेप्ड कर दी जाती है। इसे कहेंगे सेंटर टेप्ड। ये क्या है? यहां से ये हो गया आपका सेंटर टेप। इसे क्या कहेंगे आप? सेंटर टेप किया हुआ, सेंटर टेप लिख देते हैं ऐसे हिंदी में। तो ये मध्य से ये टेप्ड किया होता है। तो इधर हमने इसीलिए दिखा दिया
कि ये 50% टर्न इधर है और 50% इधर है। मान लीजिए कि अगर कुल 100 टर्न है तो 50 टर्न इधर और 50 टर्न इधर, इसे हम कहेंगे ये है आपका मेन ट्रांसफार्मर। कौन सा ट्रांसफार्मर है? ये मेन ट्रांसफार्मर है। तो मेन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कुंडली को, ये प्राइमरी है, इस प्राइमरी कुंडली को सेंटर टेप्ड कर देते हैं और वहां से एक कुंडली को निकालते हैं जिसको हम लोग टीजर ट्रांसफार्मर कहते हैं। टीजर ट्रांसफार्मर की ये प्राइमरी है, ये टीजर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। ये मेन ट्रांसफार्मर आपका ये है बेटा, ये है मेन ट्रांसफार्मर और इसकी प्राइमरी ये है, सेकेंडरी है। क्लियर हो गया? तो मेन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी को सेंटर टेप्ड करके और फिर जो है टीजर ट्रांसफार्मर की वहीं से प्राइमरी कुंडलन को, ये टीजर ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडलन है, इसे देखिए यहां से वो जोड़ दिया। और इसमें कितना टर्न रखते हैं? तो टीजर, ये लिखा है टीजर ट्रांसफार्मर, तो टीजर ट्रांसफार्मर में अगर इसमें 100 रखे हैं तो इसमें 86.6 टर्न रखेंगे। कितने परसेंट रखेंगे? 86.6 टर्न रखेंगे टीजर ट्रांसफार्मर में। क्लियर हो गया? अगर इसमें बेटा 100 टर्न है तो इसमें 86.6 टर्न रखेंगे, अथवा ये कहेंगे कि इसका जो भी आएगा उतने का 86.6%। चाहे इसमें 200 टर्न हो, 500 टर्न हो, तो उसका कै परसेंट लेंगे? इसमें टर्नों की संख्या लेंगे 86.6%, जितना आएगा निकालने पे उतना। और वैसे जानने के लिए आप जान जाइए कि अगर ये 100 टर्न का ये रहेगा आपका मेन ट्रांसफार्मर की प्राथमिक, तो 50 टर्न इधर हो जाएंगे, 50 टर्न उधर हो जाएंगे, और टीजर ट्रांसफार्मर के उसमें प्राइमरी में हो जाएगा कितना? 86.6 टर्न। 100 में जो मान होता है उसी को प्रतिशत मान भी कहते हैं। तो चाहे कहेंगे 86.6 टर्न होंगे, अथवा ये 100 है तो इसे कहेंगे 86.6% उसमें टर्न होंगे। क्लियर हो गया? ये फिक्स है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है। आप कहेंगे कि प्राइमरी के का हम 86.6% टर्न जो है वो इस टीजर ट्रांसफार्मर के प्राथमिक में रखते हैं और उसी का एक सिरा यहाँ पर सेंटर टेप कर देते हैं। अब यहाँ से सप्लाई ऐसे आएगी, इधर से एक फेज की सप्लाई आपने इसमें डाला और इसके दूसरा सिरा जो है इस तरह से 3 फेज जैसा काम करने लगता है, और इसमें टर्नों की संख्या बराबर रखेंगे। अब जो है इधर से आपको ये टीजर ट्रांसफार्मर इतना जो आपका ये है टीजर ट्रांसफार्मर, और ये जो इतना है ये आपका है मेन ट्रांसफार्मर। तो इस तरह से मेन ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कुंडलन से एक फेज यहाँ मिलेगा और टीजर ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कुंडलन से एक फेज यहाँ मिलेगा। इस तरह से इधर अगर हम 3 फेज की सप्लाई ऐसे संयोजित करके, तो यही देखें उल्टे अंग्रेजी का कैपिटल टी बन जाता है, ऐसे हो गया और ऐसे हो गया। तो इसलिए इसी को स्क्वाड कनेक्शन अथवा टी कनेक्शन भी बोलते हैं। और इसका लाभ क्या हुआ इस कनेक्शन का कि इधर से 3 फेज की सप्लाई दिया और इधर उसे 2 फेज में बदल लिया, अथवा आप कहेंगे 2 फेज की सप्लाई को हम 3 फेज की सप्लाई में ऐसे चेंज कर लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं बेटा ट्रांसफार्मर में कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं, और एक बहुत पूछता है, ये पॉइंट नंबर 3, ट्रांसफार्मर का समांतर प्रचालन की शर्त। प्रचालन मतलब चलाना या ऑपरेशन में लाना। तो समांतर में, पैरेलल में जब हम जोड़ेंगे 2 ट्रांसफार्मर को आपस में समांतर क्रम में जोड़ेंगे। समांतर क्रम में आप जानते ही हैं कि जब दोनों का समान सिरा, दोनों ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग का समान सिरा एक साथ जोड़ा जाए और दूसरे सिरे एक साथ जोड़े जाएं, तो ऐसे संयोजन को समांतर संयोजन कहते हैं। तो हमें समांतर संयोजन की क्यों ज़रूरत पड़ती है? तो जब कहीं हमारा लोड बढ़ता है और पहले वाले ट्रांसफार्मर पर जितना लोड होना चाहिए
उससे ज़्यादा जब लोड बढ़ने लगता है या लोड की डिमांड बढ़ने लगती है तो या तो उसके स्थान पर एक बहुत बड़ा सा ट्रांसफार्मर लगाया जाए अथवा बढ़े हुए लोड के हिसाब से एक दूसरा ट्रांसफार्मर छोटा सा पहले से कार्यरत ट्रांसफार्मर के समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए। दोनों व्यवस्थाएं हैं। बड़ा ट्रांसफार्मर आप लगाएंगे वो ज़्यादा कॉस्टली भी होगा और अगर वो ख़राब हो गया तो पूरी आपकी सप्लाई बैठ जाती है। लेकिन समांतर में क्या है, छोटे छोटे जब हम 2 ट्रांसफार्मर 3 ट्रांसफार्मर ऐसा सब स्टेशन पर और हर जगहों पर हम लोग जब लगा देते हैं तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि अगर एक ट्रांसफार्मर में कोई कमी आ भी गई तो शेष 2 ट्रांसफार्मर अपनी सप्लाई जारी रखे हुए हैं और तब तक हम उस ट्रांसफार्मर को रिपेयर कर लेते हैं। तो इस तरह से बढ़े हुए लोड के हिसाब से पहले से कार्यरत ट्रांसफार्मर के समांतर क्रम में अन्य जब हम ट्रांसफार्मर को जोड़ते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं समांतर में संयोजन अथवा ट्रांसफार्मर का समांतर प्रचालन। तो समांतर प्रचालन जब हम करेंगे एक ट्रांसफार्मर को दूसरे ट्रांसफार्मर के समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो उसके लिए क्या क्या आवश्यक शर्तें हैं जिसको फॉलो करना होगा, जिसको पूरा करना होगा। जब पूरा हो जाएगा तब हम सप्लाई को ऑन करेंगे, वरना जो है हमारा ट्रांसफार्मर डैमेज हो सकता है। तो उसके लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या हैं तो ये लिखा हुआ है आपका कि समांतर प्रचालन के लिए शर्त क्या है। तो पहली पॉइंट लिखा हुआ है कि समांतर में प्रचालित किए जाने वाले 3 फेज ट्रांसफार्मर के फेज सीक्वेंस बराबर होने चाहिए। अगर तीनों का माने 3 फेज का आपका ट्रांसफार्मर है तो तीनों का फेज अनुक्रम हम लोग फेज को जो है लाल से, पीला से, हरा से ऐसे डिनोट करते हैं। तो अगर लाल पीला हरा पहले का यही फेज सीक्वेंस आपका है तो दूसरे का भी लाल पीला हरा होना चाहिए। इस तरह से तीनों माने फेज का सीक्वेंस हर ट्रांसफार्मर में समान होना चाहिए। तो वहीं लिखाया गया है कि समांतर में प्रचालित किए जाने वाले 3 फेज ट्रांसफार्मर के फेज अनुक्रम या इंग्लिश में कहेंगे फेज सीक्वेंस समान होने चाहिए, मस्ट है। अगली शर्त क्या है? अगली शर्त है सभी ट्रांसफार्मर के लिए प्राथमिक तथा द्वितीयक वोल्टताओं के बीच फेज विस्थापन भी समान होना चाहिए। फेज जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी जो है दोनों ट्रांसफार्मर के लिए समान होना चाहिए, ज़्यादा उसमें वेरिएशन नहीं होना चाहिए। अगला है ट्रांसफार्मर समान ध्रुवता के होने चाहिए, समान पोलरिटी के होने चाहिए। ऐसा ना हो कि एक स्टेप अप हो एक स्टेप डाउन हो, इस टाइप का नहीं हो, और उनकी पोलरिटी भी सेम होनी चाहिए। अगला है चौथी पॉइंट है ट्रांसफार्मरों के तुल्य प्रतिरोध को हम लोग जो है कैपिटल R से डिनोट करेंगे। तुल्य प्रतिरोधों यानी कुल प्रतिरोधों, और प्रतिघात को हम लोग रिएक्टेंस कहते हैं और X से डिनोट करते हैं, X या एक्सेल। ओम में ही इसे भी मापेंगे, ओम में भी इसे ही मापेंगे, लेकिन X बराबर होता है 2 पाई FL ओम। ये R रेजिस्टेंस है, इसे भी ओम में ही मापेंगे। तो ये तुल्य प्रतिरोध का मतलब कुल प्रतिरोध। तो हमारी जो वाइंडिंग है बेटा क्वाइल के रूप में रहती है, तो उस तार का कुछ न कुछ प्रतिरोध भी होता है उसमें और कुछ न कुछ प्रतिघात भी होता है। कुंडली रिएक्टेंस उत्पन्न करती है। तो इस तरह से हमारी जो परिनालिका होती है, परिनालिका को तो ऐसा बोला जाता है कि परिनालिका में प्रतिरोध का मान 0 होता है और केवल वो प्रतिघात उत्पन्न करती है, रिएक्टेंस उत्पन्न करती है, और X बराबर 2 पाई FL ओम से धारा के बहाव में अवरोध उत्पन्न करती है। यानी कोई कुंडली
धारा के बहाव में जो अवरोध उत्पन्न करती है उसी को हम कुंडली का प्रतिघात कहते हैं अथवा रिएक्टेंस कहते हैं। इसे प्रतिरोध नहीं कहेंगे। धारा के बहाव में ये भी अवरोध उत्पन्न करेगी, लेकिन इसे हम लोग प्रतिघात कहते हैं अथवा रिएक्टेंस कहते हैं, और जिसे x से डिनोट करते हैं, ओम में ही मापते हैं। और प्रतिघात x का फार्मूला है 2πfl। पाई क्या है? वही 3.14 या 22/7 है। f क्या है? आपकी फ्रीक्वेंसी है, AC सप्लाई की फ्रीक्वेंसी है हर्ट्स में। और यल क्या है? स्वप्रेरण गुणांक, कुंडली का प्रेरकत्व कहेंगे अथवा कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक है हेनरी में। किसमें है? हेनरी में। तब आपका आंसर आएगा ओम में। तो क्लियर हो गया। रिएक्टेंस, इसी को प्रतिघात कहेंगे अथवा रिएक्टेंस कहेंगे, रिएक्टेंस कहेंगे। तो ये जो है दोनों का अनुपात, प्रतिरोध का और x का अनुपात अथवा x/r का अनुपात जो है वो समान होना चाहिए दोनों ट्रांसफार्मर में। तो ये अगली पॉइंट ये भी हो गई, ये भी हो गया। तो इस तरह से आपका तुल्य प्रतिरोध R और प्रतिघात X का अनुपात समान होना चाहिए। अनुपात का मतलब भाग देने पर जो आंसर आवे एक ट्रांसफार्मर के लिए वही दूसरे ट्रांसफार्मर का होना चाहिए। अगला है ट्रांसफार्मरों के परिणमन अनुपात, जिसे हम लोग कहेंगे ट्रांसफार्मेशन रेशियो। क्या कहेंगे इसे? ट्रांसफार्मेशन रेशियो कहेंगे, RATIO। ट्रांसफार्मेशन रेशियो या परिणमन अनुपात, वही है परिणमन अनुपात। हम लोग जिसको आपने K से डिनोट किया वही है परिणमन अनुपात। ये आपका जो है E2/E1 बराबर N2/N1 बराबर I1/I2 बराबर K। यही K ही परिणमन अनुपात है। पूरा फार्मूला ये है। इसी को ट्रांसफार्मेशन रेशियो कहते हैं। K का मान देखिए 1 से अधिक हो जाएगा, 1 से अधिक होगा तो इसका मतलब N2 अधिक है, यानी सेकेंडरी में टर्नों की संख्या अधिक है, तो आपका ट्रांसफार्मर स्टेप अप हो गया। यानी K का मान 1 से अधिक तो आपका ट्रांसफार्मर स्टेप अप, और K का मान यदि 1 से कम हो जाएगा, 1 से कम होने का मतलब N1 ज़्यादा है, ज़्यादा से भाग देंगे इसमें, बराबर होने पर भाग एक बार जाएगी, और ये कम पड़ जाए और ये ज़्यादा पड़ जाए तो भाग 1 से कम बार जाएगी, तो आंसर K का 1 से कम आएगा। तो यानी K का मान परिणमन अनुपात यही है, परिणमन अनुपात। ट्रांसफार्मेशन रेशियो इसी को कहते हैं। अगर इसका मान 1 से कम हो जाए तो आपका ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन है, और यदि K का मान 1 हो जाए तो आप कहेंगे N2 और N1 आपस में बराबर हैं, न वो वोल्टेज को बढ़ाएगा न घटाएगा, उसे फ्लैट ट्रांसफार्मर कहेंगे। तो उसी को कह रहे हैं कि ट्रांसफार्मरों के ट्रांसफार्मेशन रेशियो समान होने चाहिए। कैसा होना चाहिए? दोनों ट्रांसफार्मर के जिनको आपस में समांतर क्रम में संयोजित कर रहे हैं बढ़े हुए लोड के अनुसार, उनके जो है परिणमन अनुपात अथवा ट्रांसफार्मेशन रेशियो ये बराबर होने चाहिए। जितना E2/E1 का मान आ रहा है अथवा N2/N1 का मान आ रहा है, उतना ही दूसरे ट्रांसफार्मर का भी आना चाहिए। अगला कह रहे हैं ट्रांसफार्मर का प्रतिशत प्रतिबाधा। प्रतिबाधा को हम लोग इम्पीडेंस कहते हैं और इसे Z से डिनोट करते हैं। प्रतिबाधा को किससे डिनोट करते हैं? Z से, और मापते हैं ओम में ही। और Z बराबर होता क्या है बेटा? तो Z बराबर आपको लिखाया गया, Z बराबर होता है करड़ी में R² प्लस X², इतना होता है, और ये ओम में ही मापते हैं। इसी को हम लोग प्रतिबाधा कहते हैं, प्रतिबाधा Z। ये प्रतिबाधा भी आपको समझ में आ गई कि कह रहा है कि ट्रांसफार्मर का प्रतिशत प्रतिबाधा जो Z का मान, इस फार्मूला में आपको बताया कि कुंडली में कुछ न कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, और कुंडली 2πfl जिसे x बराबर 2πfl से कुछ
प्रतिघात भी क्रिएट करेगी। इन दोनों का वर्ग लेके जोड़ लें और फिर उनका वर्गमूल ले लें, कड़ी लगा हुआ वो मान आपके प्रतिबाधा का हो जाता है। इस तरह से प्रतिबाधा Z यानी अंग्रेजी में इम्पीडेंस कहेंगे, वो दोनों के समान होनी चाहिए। प्रतिशत प्रतिबाधा दोनों के समान होने चाहिए। तो ये हमारा जो है ये 5-6 पॉइंट जो है वो हमारे ट्रांसफार्मर को आपस में समांतर क्रम में जोड़ने के लिए ये कंडीशंस दिया है, ये शर्तें दिया है। इन शर्तों को हम लोग जब फॉलो कर लेंगे और संतुष्ट हो जाएंगे कि हमारा दोनों ट्रांसफार्मर एक दूसरे से इन शर्तों पर पूर्णतया खरे उतर रहे हैं, तब उनको समांतर क्रम में जोड़कर सप्लाई ऑन कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कराए शक्ति ट्रांसफार्मर के लिए फ्लक्स घनत्व का मान होता है। फ्लक्स घनत्व आप लोग फाई बराबर BA पढ़े हैं। फाई बराबर यही है फ्लक्स फाई बराबर BA होता है और यहाँ से B बराबर हो गया फाई बाई A। यही आपका B जो है वो फ्लक्स घनत्व है। B क्या है? यही फ्लक्स घनत्व है या डेंसिटी कहेंगे। ये क्या है? फ्लक्स डेंसिटी या फ्लक्स घनत्व है। ये फ्लक्स है, ये आपका फ्लक्स है वेबर में। किस में है? वेबर में है फ्लक्स। और ये जो है एरिया है बटे आपका ये क्या है? एरिया है वर्ग मीटर में। क्षेत्रफल किस में आएगा? मीटर स्क्वायर में। तो इस तरह से आपके फ्लक्स घनत्व B का मात्रक हो गया वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। फाई बराबर BA या B बराबर हो गया, पक्षांतर करेंगे B बराबर तो A से गुणा इधर आके A से भाग हो जाएगा तो फाई बाई A हो जाएगा। इसी B को ही फ्लक्स घनत्व कहते हैं। और हम लोग जो है इस तरह से फाई के जगह पर BA भी रख सकते हैं। आपने देखा होगा कि आपके ट्रांसफार्मर का, हम मिटा देते हैं, आपके ट्रांसफार्मर का जो उसका EMF इक्वेशन आया था, ट्रांसफार्मर का EMF इक्वेशन आया था, तो उसमें आपने लिखा था E1 बराबर 4.44 फाई मैक्स F(N1) वोल्ट। ये प्राइमरी के लिए आया था। इसे सेकेंडरी के लिए यहाँ पर N2 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका फाई मैक्स जहाँ पर है बेटा, इस फाई मैक्स के जगह पर, फाई मैक्स के जगह पर आप लिख सकते हैं B मैक्स। एरिया तो उतने रहेगी। तो इसी इक्वेशन को, इसी EMF इक्वेशन को हम लोग फाई के जगह पर अगर BA रख दें तो हो जाएगा E1 बराबर 4.44 B मैक्स हो गया गुणे A गुणे F गुणे N1। इतना सब गुणे गुणे है, ऐसे लिख देंगे। इतना वोल्ट ऐसे लिख देंगे। ऐसे E2 के लिए भी लिखेंगे। सेकेंडरी में कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया या EMF इक्वेशन सेकेंडरी के लिए तब हो जाएगा E2 बराबर 4.44 B मैक्स A गुणे F गुणे N2। N2 क्या है? टर्नों की संख्या सेकेंडरी में। अब ऐसे हो जाएगा। तो हम लोग फाई के जगह पर देखिए ना, इस फाई के जगह पर हम लोग ऐसे BA भी लिख सकते हैं और B ही फ्लक्स घनत्व है अथवा फ्लक्स डेंसिटी है। तो अब आपको फ्लक्स घनत्व मालूम हो गया। फ्लक्स घनत्व को हम लोग B से डिनोट करते हैं और इसका मात्रक है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है। ये है वेबर और बटे है मीटर स्क्वायर। ये तो ये मात्रक हो गया आपके फ्लक्स घनत्व का। तो यही पूछ रहा है आपके प्रश्न में कि शक्ति ट्रांसफार्मर के लिए फ्लक्स घनत्व, ये फ्लक्स घनत्व होता है। तो शक्ति ट्रांसफार्मर के लिए फ्लक्स घनत्व का मान बेटा 1.1 वेबर
प्रति मीटर स्क्वायर से 1.4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। कितना होता है? जो हमारा शक्ति ट्रांसफार्मर या जिसको हम लोग पावर ट्रांसफार्मर कहते हैं, जिनका पारेषण में उपयोग करते हैं, वो उनके लिए फ्लक्स घनत्व का मान इन जनरल कोई बात नहीं करता, लेकिन मैं इसकी बात कर रहा हूँ। देख लीजिए, जान जाइए क्वेश्चन कि शक्ति ट्रांसफार्मर के लिए फ्लक्स घनत्व का मान 1.1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर से फ्लक्स चलेगा, तो वही फ्लक्स ही हमारे दोनों कुंडलियों को जोड़ता है, क्योंकि दोनों कुंडलियां जो है वो विद्युत रोधी तार से की होती हैं, उस पर वार्निश चढ़ी होती है, इनेमल लेप चढ़ा होता है, और आपका जो क्रोड बनता है उस पर भी वार्निश चढ़ी रहती है, तो सारी पत्तियां भी विद्युत रोधी रहती हैं, और उस पर जो हम लोग वाइंडिंग लुपेटते हैं वो भी, उसके ऊपर भी इंसुलेशन चढ़ा रहता है तारों के ऊपर। इस तरह से प्राइमरी का सेकेंडरी से कोई कनेक्शन नहीं होता है। अगर प्राइमरी वाइंडिंग को सेकेंडरी वाइंडिंग से अगर कोई जोड़ने का काम करता है तो वो यही फ्लक्स ही करता है। जब प्राइमरी हमारी चुंबकित होती है तो उससे चुंबकीय बल रेखाएं अथवा चुंबकीय फ्लक्स चलने लगता है, और वो लौह क्रोड में से ही होकर चलता है। तो इस तरह से जब वो लौह क्रोड में से होकर चलेगा तो सेकेंडरी से होकर गुजरेगा। इस तरह से हम ये कहते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी कुंडलियों का युग्मन या जोड़ने का काम यही फ्लक्स करता है। वैसे सब अलग अलग है, और जब यही फ्लक्स सेकेंडरी से कटता है तो उसमें भी एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम लोग इस सूत्र से ज्ञात करेंगे। तब लिखेंगे E2 बराबर हो जाएगा इतना इतना, यहां पर हो जाएगा N2 वोल्ट। तो इस तरह से आपका इसकी वैल्यू जो है, हमारे फ्लक्स घनत्व की वैल्यू या उसका मान अगर पूछता है तो पावर ट्रांसफार्मर में, जिसका पारेषण वगैरह में, ट्रांसमिशन में हम लोग प्रयोग करते हैं, उसमें फ्लक्स घनत्व जो हमारा इस क्रोड से होकर चलेगा, ये हमारा क्रोड है बेटा, ऐसे इस पर प्राइमरी आपने लुपेटा, ऐसे इधर सेकेंडरी लुपेटा, तो ये जो है यही हमारा क्रोड है। एक तरह से ये हमारा क्रोड है, ये क्रोड है आपका, ये सिलिकॉन इस्पात वाला, तो यही चुंबकीय फ्लक्सों को अपने अंदर से चलाता है। तो एक तरह से आपसे अक्सर पूछता है कि ये क्रोड हम लकड़ी का क्यों नहीं बना देते, बिजली नहीं उतरेगी, करंट नहीं उतरेगा, करंट नहीं मारेगा, तो हम लोग क्रोड जो है क्यों नहीं लकड़ी का बना देते हैं, क्यों जो है हम लोग सिलिकॉन इस्पात का या लौह धातु का ही बनाते हैं। तो जब प्राइमरी हमारी चुंबकित होगी, इससे फ्लक्स निकलेगा, फ्लक्स फाई निकलेगा, तो वो लकड़ी में नहीं चलेगा, इसलिए हम लोग इसे लकड़ी का ना बना के लौह धातु का ही बनाते हैं, क्योंकि लोहे को हमारा चुंबक आकर्षित करता है या चुंबक लोहे से आकर्षित होता है, इसलिए चुंबकीय फ्लक्स जो है वो जितना भी चुंबकीय बल रेखाएं अथवा चुंबकीय फ्लक्स डेवलप होगा वो सारा इसी लोहे से होते हुए और सेकेंडरी से कटता जाएगा, और जितने फ्लक्स ज़्यादा कटेगा देखिए उतने ज़्यादा जो है आपके वोल्टेज का मान होगा। तो इस तरह से हम लोग फ्लक्स लीकेज को बचाने के लिए कि फ्लक्स हमारा लीक न कर जाए, मैक्सिमम फ्लक्स सेकेंडरी से कट जाए, इसलिए हम लोग जो है लौह क्रोड ही लगाते हैं। और दूसर का लौह क्रोड का कार्य अगर आपसे पूछा जाए कि लौह क्रोड का कार्य क्या है, तो ये फ्लक्स लीकेज को तो रोकता ही रोकता है, प्लस प्राइमरी से चलने वाले फ्लक्सों को कम प्रतिष्ठंभ का पथ प्रदान करता है। जैसे बेटा आपको धारा के चलने में पदार्थ जो अवरोध लगाता है उसे हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। धारा के बहाव में तार या कंडक्टर जो अवरोध उत्पन्न करता है उसे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। कुंडली जो अवरोध उत्पन्न करती है उसे प्रतिघात कहते हैं, रिएक्टेंस कहते हैं। उसी तरह से इन चुंबकीय फ्लक्स फाई को चलने में यह क्रोड जो है जो अवरोध उत्पन्न करता है उसे प्रतिष्ठंभ कहते हैं, रिलेक्टेंस कहते हैं, और यह रिलेक्टेंस कम होना चाहिए। तो इस तरह से आप कहेंगे कि हमारा लौह क्रोड चुंबकीय फ्लक्सों को चलने में
कम प्रतिष्ठंभ का पथ प्रदान करता है। इसका मेन कार्य क्या है? चुंबकीय फ्लक्सों को चलने के लिए सुगम रास्ता प्रदान करता है, अथवा और स्टैंडर्ड आप बोलेंगे तो बोलेंगे कम प्रतिष्ठंभ का पथ प्रदान करता है, और यही प्राइमरी और सेकेंडरी को जोड़ता है। ये कैसे जुड़ती हैं? केवल सिर्फ और सिर्फ चुंबकीय फ्लक्स द्वारा, यानी उसी को कहेंगे युग्मन करता है। तो ये हो गया आपका। तो कह रहा है कि तो इतना हो गया। आगे अब हम लोग आ जाते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। सेकेंड क्वेश्चन कहता है प्रकाश तथा वितरण ट्रांसफार्मर, T/F का मतलब है ट्रांसफार्मर के लिए फ्लक्स घनत्व, इसी B का मान फिर पूछ रहा है कि फ्लक्स घनत्व का मान होता है। तो हमारा जो गांव के करीब जो ट्रांसफार्मर लगता है बेटा, या शहर के करीब जो ट्रांसफार्मर लगता है, वही प्रकाश वाला ट्रांसफार्मर कहेंगे, अथवा वितरण वाला उसी को कहेंगे। उसी से लोगों के घरों में सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, बांटी जाती है, तो उसी को हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। और वो वाला ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन होता है। जो हाई वोल्टेज की सप्लाई हमारे गांव में जाती है, फिर उसे वो 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है, और फिर जिसको खाली लाइट फैन चलाना है उसके घर में एक फेज और एक न्यूट्रल चला जाता है। और जनरली क्या होता है बेटा, ये भी बहुत माने इम्पॉर्टेंट बात है कि वितरण ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी कुंडलन होगी वो स्टार में जुड़ी होगी, जिसे वाई कनेक्शन कहते हैं, जिसे हम लोग जो है 3 फेज 4 वायर भी कनेक्शन कहते हैं। उसमें क्या होगा कि 3 फेज के तार निकलेंगे और एक चौथा तार न्यूट्रल भी निकल जाएगा। तो जिसको खाली लाइट फैन यानी घर में प्रकाश करना है, बल्ब जलाना है अथवा पंखा चलाना है, तो वो लाइट फैन की ही सप्लाई लेगा, सिंगल फेज की सप्लाई लेगा। तो उसे जो है एक फेज और एक न्यूट्रल से तार जोड़कर उसके घर में केबल चली जाएगी अथवा वायर चला जाएगा, और उसका लाइट फैन का कनेक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से आपको लिखा गया कि वो जो वितरण वाला ट्रांसफार्मर होगा, डिस्ट्रीब्यूशन वाला, उसकी सेकेंडरी स्टार में जुड़ी होती है, अथवा स्टार को ही हम लोग वाई कनेक्शन कहते हैं, अथवा उसी को 3 फेज 4 वायर कनेक्शन भी कहते हैं। न्यूट्रल की वजह से उसमें 4 तार माने एक तार और बढ़ जाता है तो 4 तार हो जाता है। तो वो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन में वो हमारा कनेक्शन होगा, सेकेंडरी स्टार में मस्ट जुड़ी होगी, और उसी से हम लोग जो है लाइट और फैन का भी देंगे, और जिसको पावर सप्लाई चाहिए उसको हम लोग तीनों फेज का दे देंगे। जिसको मोटर चलाना है, ट्यूबवेल चलाना है, चक्की चलाना है, तो वो तीनों फेज की अपना सप्लाई उसको चाहिए, तो उसे हम लोग पावर ट्रांसफार्मर पावर दे दें, माने सप्लाई देंगे, उसको तीनों फेज की सप्लाई देंगे। तो हमारा वितरण ट्रांसफार्मर भी पावर ट्रांसफार्मर में ही आता है। ऐसा नहीं है कि शक्ति का मतलब है पावर, तो पावर ट्रांसफार्मर केवल उसी को कहेंगे बेटा जो कि ट्रांसमिशन में लगा हुआ है, जो टांडा से, पनकी से, ओबरा से केवल जो है ट्रांसमिट कर रहा है, उसी को हम पावर ट्रांसफार्मर कहेंगे। ऐसा नहीं है। जो हमारा ये वितरण वाला है, इस पर तो बहुत ज़्यादा लोड रहता है, तो इसको भी हम लोग, तो इस तरह से ट्रांसमिशन वाला भी और वितरण वाला, ये दोनों जो है पावर ट्रांसफार्मर है। तो जिसके घर में तीनों फेज की सप्लाई जाएगी उसे हम लोग कहेंगे कि ये 3 फेज लिए, और जिसके घर में एक फेज की जाएगी वो प्रकाश के लिए ही सिर्फ लेगा। तो ऐसे ट्रांसफार्मर के लिए फ्लक्स घनत्व का मान होता है। तो उस फ्लक्स घनत्व का मान है बेटा 0.9 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर से 1.1, नोट कर लें, 1.1 मीटर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है, किस परीक्षण द्वारा ट्रांसफार्मर की दक्षता व वोल्टता नियमन, वोल्टेज रेगुलेशन, जो सेकेंडरी का स्थिर सप्लाई पर, प्राइमरी में स्थिर सप्लाई दिया जाए, लेकिन सेकेंडरी में बेटा जब हम लोग लोड घटाते बढ़ाते हैं तो लोड घटाने पर सेकेंडरी में वोल्टेज बढ़ जाता है और लोड बढ़ाने पर
वोल्टेज घट जाता है। आप घरों में भी देखे होंगे, जैसे हीटर ऑन करते होंगे तैसे आपका बल्ब डिम हो जाता है। जैसे ही आप हैवी कोई मोटर चलाते हैं आपके बल्ब या पंखे स्लो पड़ जाते हैं। तो क्यों? क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। 220 वोल्ट जहां मिल रहा था आपके बल्ब को, वहां पर 200 वोल्ट मिलने लगेगा, 190 वोल्ट मिलने लगेगा, वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। यानी जैसे ही आपने लोड बढ़ाया, 1000 वाट का हीटर ऑन किया, लोड बढ़ते ही जैसे आपके घर में वोल्टेज ड्रॉप होने लगता है, वहीं और उस सारे घरों का कनेक्शन फिर ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी पर है, तो वैसे ही ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी से पहले जो है आपका वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। उसी कारण से आपके घर की भी सप्लाई का वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो सारे घरों की सप्लाई लोड जितना भी है वो सब ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग पूरे गांव का झेलता है। तो इस तरह से हमारा जो यही प्रश्न पूछ रहा है कि ट्रांसफार्मर की दक्षता, अभी आपको संपन्नर परीक्षण पढ़ाया गया, सेम उसी से क्वेश्चन है। उसके द्वारा हम लोग वोल्टता नियमन भी ज्ञात करते हैं। ध्यान से सुन लें, आप जो है उसके आयरन लॉस तो ज्ञात करेंगे ही करेंगे, कापर लॉस ज्ञात करेंगे ही करेंगे, दक्षता अब ज्ञात हो ही जाएगी, और लोड बढ़ने पर उसके ताप में या लोड पर उसके ताप में कितना वृद्धि हो रही ये तो ज्ञात करेंगे ही करेंगे, प्लस वोल्टता नियमन अथवा जिसे कहेंगे वोल्टेज रेगुलेशन, वो भी संपन्नर परीक्षण द्वारा हम लोग ज्ञात करते हैं। तो यही एक प्रश्न आपसे पूछा है कि किस परीक्षण द्वारा ट्रांसफार्मर की दक्षता व वोल्टता नियमन बिना भार दिए, देखिए ना आपको बताया ना कि बिना भार दिए हम लोग तब तक धारा माने सेकेंडरी के वोल्टेज को ऑटो ट्रांसफार्मर लगाकर तब तक नियंत्रित करते हैं जब तक कि सेकेंडरी और प्राइमरी में फुल लोड की धारा प्रवाहित न होने लगे, तो बिना लोड के। तो ये सारे परीक्षण जो है बिना लोड के ही हम लोग कर लेते हैं। तो यही प्रश्न भी पूछ रहा है कि वोल्टता नियमन बिना भार दिए ज्ञात की जा सकती है। तो इसका आंसर है बेटा संपन्नर परीक्षण। कौन सा? संपन्नर टेस्ट या संपन्नर परीक्षण, इसका आंसर ये हो गया। संपन्नर परीक्षण द्वारा हम लोग और भी पूछता तो उसे भी आप जोड़ देते कि हम संपन्नर परीक्षण द्वारा ट्रांसफार्मर की दक्षता, वोल्टता नियमन, उसके ताप में वृद्धि और आयरन लॉस तथा कापर लॉस ये सब ज्ञात करते हैं, वो भी बिना लोड दिए। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का सबसे गर्म होने वाला भाग होता है। तो ट्रांसफार्मर का सबसे ज़्यादा गर्म होने वाला भाग बेटा ये हमारी वाइंडिंग है, इन पर लोड डालते हैं तो ये I²R से गर्म होती हैं। इन्हीं को ठंडा करने के लिए हम इसे टैंक में रखकर और इसमें तेल भर देते हैं। अब इसी वाइंडिंग की उष्मा जो है इस तेल में जाती है, जिससे तेल खौलता है, उबलने लगता है, और फिर इस तेल का संबंध ट्रांसफार्मर की दीवारों से रहता है। और उष्मा का नेचर है कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर अपने आप भागती रहती है। इस तरह से उष्मा इस वाइंडिंग की निकल कर तेल में जाती है और तेल से निकल कर ट्रांसफार्मर के टैंक की दीवारों में जाती है, और फिर वहाँ से वो हवा टकराती है, जिससे वायुमंडल में अथवा वातावरण में विसरित होती रहती है, विलीन होती रहती है। इस तरह से उच्च ताप से यानी वाइंडिंग से उष्मा निकलकर वायुमंडल यानी निम्न ताप में ऑटोमेटिक निकलती रहती है। इस तरह से हमारी वाइंडिंग ठंडी होती रहती है। तो सबसे ज़्यादा उष्मा इसी वाइंडिंग में उत्पन्न होती है, अतः सबसे तप्त अथवा गर्म होने वाला भाग वाइंडिंग है। ट्रांसफार्मर का क्या है? वाइंडिंग। तो लिख लें, गर्म होने वाला भाग होता है ट्रांसफार्मर वाइंडिंग। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग। अगला है ट्रांसफार्मर में शून्य भार धारा पूर्ण भार का लगभग कितना गुना होती है। जब हम लोग जो है ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं तो उस समय जो है सेकेंडरी पर शून्य लोड होता है, तो उस समय प्राइमरी में कितनी धारा बहती है, अथवा सेकेंडरी का लोड एकदम जीरो कर दिया जाए तब प्राइमरी में बहुत हल्की फुल्की धारा बहती है, और वो धारा जो बहती है वो
फुल लोड धारा का, पूर्ण भार पर जितना सेकेंडरी में धारा बहेगी उसका 1 से 4% ही प्राइमरी में उस समय धारा बहती है। तो ट्रांसफार्मर में शून्य भार धारा कामा पूर्ण भार का लगभग कितने गुना होती है, यानी पूर्ण भार धारा का, पूर्ण भार यहां पर होना चाहिए धारा का, पूर्ण भार धारा का लगभग कितने गुना या कितने प्रतिशत होती है, तो 1% से 4% तक होती है। 1% से 4% तक होती है बेटा। अगला है ट्रांसफार्मर में उत्पन्न होने वाले शोर को, नॉइज जो उत्पन्न होती है, आप लोग देखे होंगे कि ट्रांसफार्मर के करीब से गुजरते होंगे तो बड़े ट्रांसफार्मर में हमिंग जैसे, माने एक नॉइज उत्पन्न होती है, एक शोर ऐसे करता रहता है, उसे हम लोग जो है ट्रांसफार्मर की हमिंग कहते हैं। जैसे मधुमक्खी भनभनाती हैं तो मधुमक्खी का भनभनाना ही हमिंग कहलाता है। तो उसी हिसाब से हमारे ट्रांसफार्मर में जस्ट वैसी नॉइज निकलती है, वैसी ही आवाज़ निकलती है, वैसी ही शोर निकलती है, तो उसे हम लोग कहते हैं ट्रांसफार्मर की हमिंग। तो वही पूछा है कि उत्पन्न होने वाले शोर को कहते हैं हमिंग। अब हमिंग क्यों होती है ये भी बता देते हैं। हमिंग कहते हैं, हमिंग का मतलब है मधुमक्खी जैसा भनभनाना। ऐसा होता है बेटा कि जब हम लोग ट्रांसफार्मर में एसी सप्लाई आप डालेंगे, ऐसे एसी सप्लाई डालेंगे, तो आप जान ही रहे हैं कि इसकी वजह से अगर ये साउथ पोल बनेगा तो हाफ निगेटिव जो चक्र चलेगा तो ये नॉर्थ पोल बनाएगा। तो आधा चक्र चलने पर ये ट्रांसफार्मर की सारी पत्तियां साउथ पोल पर आ जाती हैं, और आधा चक्र जब नीचे वाला, ये ऊपर धनात्मक चक्र है, नीचे ऋणात्मक चक्र है, ग्राफ हम लोग खींचते हैं तो देखिए ऐसे होता है। तो आपका जो है सारी पत्तियां जब साउथ पर होंगी तो सब एक दूसरे से समान पोल में प्रतिकर्षण होगा, तो सब एक दूसरे को अपने से दूर ढकेलती हैं, और यहाँ पर धारा का मान एक चक्र में 2 बार शून्य हो जाता है, तो उनका चुंबकीय गुण शून्य हो जाएगा। फिर तब तक धारा निगेटिव में आधा चक्र बह जाएगी, और उसके कारण नॉर्थ पोल यदि बन गया तो सारी पत्तियां फिर नॉर्थ पोल पर आ जाएंगी और फिर एक दूसरे से दूर ढकेलने लगेंगी। तो यदि पत्तियों में हल्का सा ढीली हो गई पत्तियां, लंबे समय तक प्रयोग करते करते उनमें हल्का सा गैप अगर बन जाता है, तो सारी पत्तियां क्या होता है कि जैसे ये चुंबकित होंगी तो सब एक समान चुंबक पर, चाहे नॉर्थ बन जाएंगी चाहे साउथ बन जाएंगे, सब एक दूसरे को अपने से दूर ढकेलने लगेंगी। तब तक धारा का मान शून्य हो जाएगा, और फिर वो सारी पत्तियां जो है नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगी, और फिर जैसे फिर नेगेटिव में चुंबकित हो जाएंगी सारी पत्तियां, एक पोल जैसी बन जाएंगी, और फिर वो एक दूसरे को अपने से दूर ढकेलेंगी। तब तक यहाँ धारा का मान शून्य हो जाएगा, फिर चुंबकीय गुण शून्य हो जाएगा, और फिर पत्तियाँ अपने नज़दीक आ जाएंगी। तो जैसे हमारी मधुमक्खी अपने पंख को ऐसे ऐसे करती रहती है, ऐसे ऐसे करती रहती है, वही स्थिति जो है हमारे इन पत्तियों में आ जाता है। ये दूर फैलती हैं, पास आती हैं, दूर फैलती हैं, पास आती हैं, और ये प्रक्रिया बहुत तेज होती है। आपकी फ्रीक्वेंसी एसी की जो है 1 सेकेंड में 50 चक्र है। अभी तो मैं एक चक्र की यहाँ बात कर रहा हूँ, ऐसे 1 सेकेंड में 100 बार धारा का मान शून्य होगा, 100 बार जो है चुंबकीय उत्क्रमण होगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल, साउथ पोल नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ऐसे 100 बार हमारी पत्तियाँ झटका खाती हैं। तो इस तरह से वो भी मधुमक्खी के पंख की तरह से जल्दी जल्दी जो है दूर पास दूर पास दूर पास दूर पास होने लगती हैं, और इस तरह से उसमें से एक साउंड उत्पन्न होने लगती है, जिसे हम लोग जो है मधुमक्खी की भनभनाहट से ही उसका नाम ले लिया हमिंग। हमिंग मीन्स मधुमक्खी की भनभनाहट। तो वैसे ही साउंड निकलती है, इसलिए हम लोग इसे कहते हैं हमिंग। इस नॉइज को क्या कहते हैं? हमिंग कहते हैं। अब आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आप लोगों को ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं। खूब मन से पढ़िए, अच्छी नोट्स बनाइए। धन्यवाद।